हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक लेक्चर के बारे में। ये हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है हिंदी में। इससे पहले मैंने इंग्लिश मीडियम का एक लेक्चर अपनी वीडियो पर अपने चैनल पर अपलोड किया है। आप लोग अगर आप इंग्लिश में कंटेंट चाहते हो तो आप वहाँ पर वो देख सकते हो, वो भी अच्छा कंटेंट है। बट अगर जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ना चाहते हैं, यानी कि हेडिंग जो होती है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों में पढ़ना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आपको 10 नंबर का है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में 10 नंबर मिलेंगे, 110%। कितने परसेंट? 110%। 80-20 रेशियो मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ। 80-20 रेशियो क्या कहता है कि आप 20% पढ़ो कि आपके 80% नंबर आए, आप 80% मत पढ़ो कि आपके 20% नंबर आए। ठीक है, तो आपको 20% पढ़ना है कि आपके 80% नंबर आए। ठीक है, तो उस 20% में से 1% ये भी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो अगर आप 20% पढ़ते हो जो मैं बताता हूँ, आपको 80% नंबर आने की संभावना है। लेकिन अगर आप सब कुछ पढ़ना चाहते हो, यानी कि 80% पढ़ना चाहते हो और 20% नंबर लाए, तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हो अपनी मर्ज़ी से। बट जो मैं कहूँगा आपको, आप उस पर फोकस कीजिएगा तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले वेजिटेबल्स क्या होता है। देखो, वेजिटेबल्स आपने हॉर्टिकल्चर पढ़ा होगा स्टूडेंट। हॉर्टिकल्चर की जो ब्रांच होती हैं, कौन कौन सी ब्रांच होती है? फ्लोरिकल्चर होता है, पोमोलॉजी होता है, ओलेरिकल्चर होता है, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी होता है, प्लांटेशन क्रॉप होती है, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, तो बहुत सारी ब्रांच होती है। बट उसमें एक ब्रांच होती है ओलेरिकल्चर। तो उसमें जो वेजिटेबल्स होती हैं या ओलेरिकल्चर ब्रांच होती है स्टूडेंट, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हॉर्टिकल्चर बेसिक मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। इसी तरह ओलेरिकल्चर भी पढ़ाऊँगा, सब्जी विज्ञान भी पढ़ाऊँगा। अगर आप मेरी बात मानोगे तो 20% आपको पढ़ाऊँगा 80% नंबर लाने के लिए, ठीक है, कम समय में। तो इस पर फोकस कीजिएगा। सबसे पहले डेफिनेशन आप लोगों से पूछी जाएगी, वेजिटेबल्स क्या होती हैं। सब्जी की परिभाषा दीजिए। हिंदी की बात करें तो ओलेरी शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। ओलेरी या ओलस या होलस से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है सब्जी, और कल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन। हम कह सकते हैं कि ओलेरी कल्चर क्या है? उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शाक उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ओलेरी कल्चर बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है, ये हिंदी में भाषा ये डेफिनेशन है। अगर आप और भी कुछ डेफिनेशन को मिक्स करना चाहते हो तो बिल्कुल आप, ओलेरिकल्चर शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, ये सब आपने देख लिया है। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि सब्जी विज्ञान, या आप कह सकते हैं ओलेरिकल्चर क्या है? जहाँ पर सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ओलेरिकल्चर कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं सब्जी वह शाकीय पौधा होता है जिसका उपयोग मानव अपने भोजन के रूप में करता है, कच्चा खाता है तब भी वेजिटेबल्स को कच्चा भी खाया जा सकता है, या कुकड यानी कि उसको पकाने के बाद, कुकिंग करने के बाद भी उसको खा सकते हैं। तो ये सब वेजिटेबल्स की परिभाषा है। यहाँ पर आप लिखिए और यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ये इतना और इतना 2.5 मार्क्स का है, 2.5 नंबर का ये डेफिनेशन है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी वेजिटेबल्स इज ए डिफाइंड एडिबल हर्बेसियस प्लांट्स पार्ट्स कंज्यूम एज रॉ, या तो आप कच्चा या फिर कुकिंग, जिसमें क्या होते हैं? रिच विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो क्या होती है? लो होती है। ठीक है, यानी कि जो कैलोरी होती है इसके अंदर, सब्जियों के अंदर कम होती है, लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो वेजिटेबल्स एक एडिबल हर्बेसियस प्लांट होता है, शाकीय पौधा होता है जिसको आप खा सकते हो। उसके पूरे भाग को आप खा सकते हो, या उसको कच्चा खा सकते हो, या पकाने के बाद खा सकते हो। तो ये वेजिटेबल्स की डेफिनेशन है, यहाँ से यहाँ तक बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक मैंने बता दिया, आप आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन है सब्जियों का महत्व, या आप देख लीजिए। सब्जियां आधारभूत तथा रक्षक तत्वों से भरपूर होती हैं, आप इसे भी लिख सकते हो। हेडिंग की बात करें तो डिश सोर्स ऑफ बेसिक एंड प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, आप ये हेडिंग याद कर दीजिए, क्योंकि इसको मैं हेडिंग को दिखाऊंगा तो थोड़ा सा आपको दिख नहीं पाएगा, तो इस हेडिंग को ध्यान रखिएगा, इस हेडिंग को। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इसको ऐसे। जो सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, विटामिन आदि पाए जाते हैं, जो सब्जियों शरीर में पाचन के समय पैदा होने वाली अम्लता को ख़त्म कर देती हैं और अक्षारीयता पैदा कर देती है।
बच्चों ये कहने की कोशिश ही कर रहा है कि जो सब्जियां होती हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होती हैं, खनिज होता है, विटामिन्स होती है। ये क्या कहते हैं, पाचन के समय जब डाइजेशन सिस्टम चलता है तो उस समय एसिडिटी हमारे बॉडी के अंदर अम्लता उत्पन्न हो जाती है। जब आप ज़्यादा कुछ हाईली जो प्रोटीन होते हैं उसको यूज कर लेते हो तो आपकी बॉडी के अंदर पाचन तंत्र आपका ख़राब हो सकता है, उसके अंदर एसिडिटी बन सकती है बॉडी के अंदर। तो उसको एसिडिटी को क्षारीयता पैदा करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, सब्जी का प्रयोग करेंगे। मैं कॉमन सी बात आपको बताता हूँ, जो सब्जियाँ होती हैं वे हमारी आंत जो होती है, जो छोटी आंत होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं, आंत को साफ़ करने का काम कौन करता है, सब्जियां करती है, वेजिटेबल्स करती हैं। क्योंकि वेजिटेबल्स के अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे खनिज होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी आंतें होती हैं उसको साफ़ करती हैं, जिससे हमें जो पाचन, जो डाइजेशन सिस्टम होता है, यानी कि जो पाचन तंत्र की जो प्रॉब्लम होती है, जिसे आप कह सकते हैं कब्ज़ की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है, अगर वो सब्जी में सलाद का यूज करेंगे तो कब्ज़ की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट कर चलते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं, ये उन वेजिटेबल्स के नाम हैं, ये डेफिशिएंसी हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको क्या है, कार्बोहाइड्रेट आपको क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है। किस में पाए जाते हैं, ट्यूबर्स वेजिटेबल्स जो होती है, कंद वाली वो जो वेजिटेबल्स होते हैं, पोटैटो, स्वीट पोटैटो होती है। क्या होता है, इसकी कमी से अगर आपको ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो आपका जो विकास होगा, आपका जो ग्रोथ होगा वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। उसके बाद प्रोटीन्स की कमी से क्या होता है, इससे शरीर का मस्तिष्क का विकास कम होता है। जो आपका शरीर होती है, बॉडी जो होता है, जो ब्रेन होता है, उसका विकास कम होता है। त्वचा पर जो आपके धब्बे हो जाते हैं, आपने कभी कभी देखा होगा कि जो हमारी स्किन होती है उस पर धब्बे हो जाते हैं, पाँव सूजने लगते हैं, वो किसी कमी से होते हैं, प्रोटीन की कमी से होते हैं। कहाँ पर मिलेंगे आपको, इमैच्योर सीड मिलेंगे। इमैच्योर सीड का मतलब होता है अपरिपक्व बीज। जैसे आपने बीन्स खा ली, बीन्स आपने देखी होगी, बीन्स को खा लेते हैं लोग। ठीक है, मटर को आप कच्चा खा लोगे, उसके अंदर भी लहसुन खा लेंगे आप, प्याज, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ओके, जो बीन्स होती हैं, मोस्टली बीन्स के अंदर इमैच्योर जो सीड होते हैं, अपरिपक्व जो सीड होते हैं, उनके अंदर ये प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होती है। उसके बाद कैल्शियम की कमी से आपने देखा होगा, कैल्शियम की कमी से क्या होते हैं, हड्डियों दांतों के लिए खून के थक्के बनाने में सहायक है। ये इसी कमी से क्या होते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ये कहाँ पर मिलता है, फूल गोभी में मिलता है, एमरैंथस में मिलता है, अनियन में मिलता है, सलजम में मिलता है, ग्रीन पीज में मिलता है, टोमेटो के अंदर ये सब मिलते हैं। अगर आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम है तो उसके अंदर प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि आपको बीमारी कम लगेगी। ठीक है, बीमारी कम लगेगी आपको। आयरन की बात करें तो आयरन जो होता है वो क्या काम करता है, आरबीसी का आपने नाम सुना होगा, आरबीसी का, लाल रक्त जो रुधिर कणिकाएँ होती हैं उनके लिए मुख्य है ये एनीमिया एक बीमारी हो जाती है इसकी कमी से। होठों का पीलापन हो जाता है, होठों के अंदर जो होठ होते हैं पीले हो जाते हैं। ये कहाँ मिलेंगे, यानी कि किस वेजिटेबल्स में मिलेंगे, ये मेथी में मिलेंगे, धनिया में मिलेंगे, पालक वगैरह जो होता है। सबसे ज़्यादा आयरन पालक में होता है, पालक। ठीक है, जो स्पेंच वगैरह होता है, स्पेंच वगैरह, उसके अंदर सबसे ज़्यादा पालक में आयरन होता है। ठीक है, फास्फोरस से क्या होता है, बॉडी के अंदर फास्फोरस होता है, वो हमारे विकास में कमी हो जाती है। अगर आपकी बॉडी के अंदर फास्फोरस की कमी है तो आपका जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा। आपका पोटैटो, कैरोट, टोमेटो, कॉलीफ्लावर्स, लेट्यूस, ऑनियन के अंदर मिलता है। कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीकरण में भूमिका निभाता है। ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होती है उसके लिए अच्छा माना जाता है। आपकी कोशिकाओं के जो सेल्स वगैरह होती है, सेल्स को डेवलप करने का काम कौन करता है, फास्फोरस करता है। ठीक है, विटामिन्स, ये विटामिन्स हैं, जो विटामिन्स आपने देखा भी होगा बहुत सारी सब्जियों के अंदर, ये सब है वेजिटेबल्स, इनके अंदर विटामिन्स पाई जाती हैं। स्टूडेंट्स, रतौंधी बीमारी होती है, अपने श्वसन संक्रमण वगैरह होते हैं, गुर्दे की पथरी वगैरह जो होती हैं, इसकी कमी से हो जाता है ये सब। विटामिन बी की बात करें तो ये थायमीन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में, आपको पढ़ाया था मैंने। ठीक है, उसमें सब चीज़ें ये सब बताई थी मैंने। बेरी बीमारी हो जाती है। ठीक है, ये सब आपको पढ़ाया हुआ है मैंने। विटामिन सी मैंने स्कर्वी बीमारी बताई थी आपको कि दांत जो होते हैं उसके अंदर खून आने लगता है। ये किस वेजिटेबल्स में मिलेगा, हरी चिली में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि वो कौन सी सब्जी है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है तो वो है ग्रीन चिली, हरी मिर्च। ओके, तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट आप देख लीजिएगा। विटामिन डी वही
हाँ, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। ग्रीन लीफ जो वेजिटेबल्स होती हैं, हरे पत्ते वाली जो सब्जियाँ होती हैं, उनके अंदर विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, ये फर्टिलिटी इफ़ेक्ट होता है, आपकी फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है आपके अंदर, ठीक है। तो ये कैबेज में, लेट्यूस में, मेथी में, इस पालक में, वेजिटेबल्स वगैरह में जो मिलता है, ठीक है। सेलुलोज की बात करें, ये फाइबर्स की बात करें तो ये लीफ वेजिटेबल्स में पाया जाता है, पत्तियों वाली सब्जियों के अंदर। ये पाचन में कमी और कब्ज की समस्या को दूर करते हैं। मैंने पहले बताया था, जो सेलुलोज होते हैं और जो फाइबर्स होते हैं, यानी कि रेसा जो होता है, वेजिटेबल्स रेसा, उसके अंदर उसमें जो पाचन होता है, आपका डाइजेशन सिस्टम जो होता है, उसकी कब्ज की समस्या को दूर करने का काम करता है, ठीक है। तो इतना इम्पोर्टेंट्स था, आप इसे देख सकते थे, ठीक है। बट आगे भी मैं डिस्कस करूंगा, जैसे कि मान लीजिए इन्होंने लिखा है नंबर 2 पॉइंट, प्रति यूनिट क्षेत्र से अधिक उपज प्राप्त मिल जाती है। मोर इल्ड पर यूनिट एरिया, यानी कि आपको मोर उपज मिल जाएगी पर यूनिट एरिया, एक यूनिट से ज़्यादा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सब्जियां केवल पौष्टिक ही नहीं होती हैं, आप होती उनसे दूसरी फसलों की तुलना में प्रति एकड़ में उपज अधिक मिल जाती है। यानी कि अगर आप दूसरी फसल लेंगे सब्जी से अलावा अगर आप कोई अनाज वाली फसलें लेंगे तो उसका जो यील्ड होगा, यानी कि जो उसकी उपज होगी, वो सब्जी की ज़्यादा होगी, ठीक है। ये कहने की बात कर रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो गेहूं का उपज कितना है, 20 से 25 क्विंटल। आलू का देख सकते हो 150 से 200 क्विंटल। कहाँ 20 से 25 क्विंटल हो, कहाँ से 150 से 200 क्विंटल। फूल गोभी देख लीजिए कितना क्विंटल देती है, तरबूज देख लीजिए कितना क्विंटल देता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को लिखना है। प्रतिदिन प्रति यूनिट अधिक नेट रिटर्न प्राप्त होता है, ठीक है। सब्जियां जो जल्दी पकने वाली होती हैं, बुआई के थोड़े समय के बाद में इनसे इनकम स्टार्ट होने लगती है। तो जो प्रतिदिन आपका जो इनकम होगी वो अधिक होगी, ठीक है। ये सब आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। एग्रो फॉरेस्ट्री में भूमिका निभाता है। रोल इन एग्रो फॉरेस्ट्री, जैसे कि बात करें, बहुत सी सब्जियों में पेड़ों के मध्य खाली जो ज़मीन पड़ी होती है, उनमें क्या कर सकते हैं आप, कल्टीवेशन कर सकते हैं, ठीक है। लकड़ी के लिए की जाती है। आप मान लीजिए यहाँ पेड़ लगा है और यहाँ भी पेड़ लगा है, तो जो खाली जगह है इसमें आप वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो इनकम होगी वो भी बढ़ेगी। हल्दी में अदरक, बैंगन वगैरह आप ले सकते हैं। प्रति एकड़ अधिक रोजगार पैदा होता है। एम्प्लॉयमेंट ग्रेट नंबर ऑफ मैन पावर पर यूनिट एरिया, ओके। तो सब्जियों की सघन खेती के कारण अधिक रोजगार पैदा होती है। सब चीज़ आप पढ़ लेना अच्छे से। इंटरक्रॉपिंग के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। आपने नाम भी सुना होगा इंटरक्रॉपिंग, या इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि दो फसलों के बीच में एक फसल लेना, उसे आप इंटरक्रॉपिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। सब्जियों को साल भर बहुवर्षीय पेड़ों के उद्यान में अंतर फसल के रूप में, यानी कि इंटरक्रॉपिंग के रूप में लगाया जा सकता है। सब्जियों का जीवन काल छोटा होने के कारण 2 से अधिक फसलें ली जा सकती हैं, जिससे आप इंटेंसिटी क्या होती है, जिससे क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ जाती है। उत्पादन कार्यक्रम में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम, फसलों को लाभ के अनुसार चेंज किया जा सकता है। अगर किसी फसल से लाभ कम हो रहा है तो सब्जी वाली फसल कम अवधि के होने के कारण बदल कर कोई भी फसलें बो सकते हैं। कहने का मतलब ये है, फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, मान लो अगर आप आलू बो रहे हो और आलू से उपज अच्छी नहीं हो रही है, तो दूसरी फसल को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब वेजिटेबल्स में ही हो सकता है, दूसरी फसल में नहीं हो सकता है। सब्जियां क्या होती हैं, सब्जियों का कलात्मक सौंदर्य मूल होता है। एस्थेटिक वैल्यू ऑफ वेजिटेबल्स, जैसे घर में सब्जियों को उगाया लगा, अगर आप घर में सब्जियों को वेजिटेबल्स को ग्रो करते हो स्टूडेंट, तो आपका जो घर है वो सुंदर लगेगा, ठीक है। घर का जो आंगन होगा वो सुंदर लगेगा आपका, ठीक है। बच्चों को भी सब्जियों की कल्टीवेशन से जोड़कर उनकी भी जानकारी को बढ़ा सकते हैं आप। घर में जो हाउस वाइफ है, जो महिलाएं हैं, वो भी सब्जियों को ग्रो कर सकती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी स्टूडेंट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट बता रहा हूँ, हेडिंग भी बता रहा हूँ आपको हेडिंग कैसे लिखनी है, ठीक है। सब्जी उत्पादन के बारे में, स्कोप वेजिटेबल प्रोडक्शन की बात करें तो फर्स्ट स्थान पर कौन है, चाइना है। सब्जियों का उत्पादन की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा सब्जियों का उत्पादन कहाँ पर होता है, चाइना में होता है। भारत की बात करें तो भारत सेकेंड स्थान पर है। स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेजिटेबल का जो प्रोडक्शन है, एरिया की बात करें और प्रोडक्शन की बात करें तो वो वेस्ट बंगाल है। कौन है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा सब्जियों का उत्पादन होता है। सब्जी उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है, भारत दूसरे नंबर पर आता है। NHB का मतलब होता है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड।
नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अनुसार भारत में पिछले कुछ वर्षों में बागवानी उत्पादन में वृद्धि देखी गई है। क्षेत्र विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक उत्पादन हुआ है। 21-22 के अनुसार 28.75 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी फसलों का उत्पादन हुआ है। तो 28 से कहाँ पर पहुँच गए हैं, 33 के बीच में पहुँच गया है। तो सब्जियों के उत्पादन में भारत की बात करें तो वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसने भी भिंडी को सबसे बड़ा उत्पादक देश माना है। आलू, प्याज, ठीक है, फूल गोभी, बैंगन, पत्ता गोभी, ये हमारे उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। आप सब्जियों की बात करें तो भारत में इसमें सब्जी उत्पादन इतने % भागीदारी भारत की है, 13%। ICMR की बात करें तो ICMR क्या होता है? ICMR ये कहता है कि भारत के अंदर जो सब्जियां हैं वो एक आदमी को एक दिन के अंदर यानी कि 24 घंटे के अंदर कितनी सब्जी खानी चाहिए? 300 ग्राम सब्जियां खानी चाहिए। जबकि मिल कितनी नहीं है? 145 ग्राम मिल नहीं है, ठीक है। खानी कितनी चाहिए? 300 ग्राम। 150 ग्राम लगभग अब भी कम है। तो 300 ग्राम जो सब्जियां हैं उसमें आपको क्या क्या खाना चाहिए स्टूडेंट? 300 ग्राम सब्जी की अगर बात करें तो उसमें आपको लीफ वेजिटेबल्स भी खानी है, पत्ती वाली सब्जी भी होनी चाहिए, रूट वाले वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए, ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए। तो ये बैलेंस जो डाइट बनता है वो 300 ग्राम का बनता है। जबकि मिल कितनी रही है? 145 ग्राम। रिकमेंड की गई है, सिफारिश की गई है कि एक आदमी को 300 ग्राम सब्जी खानी चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, सर आलू खा लिए हमने 300 ग्राम, तो क्या हमने ICMR का पूरा क्राइटेरिया पूरा फिल कर दिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको 300 ग्राम आलू नहीं खाना है, 300 ग्राम सब्जी को मिक्स करके खाना है। उसमें पत्ती वाली सब्जी भी होनी चाहिए, उसमें आपको लीफ वेजिटेबल्स यानी कि पत्ती वाली वो सब्जी होनी चाहिए, फ्रूट वेजिटेबल्स होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो ट्यूबर वेजिटेबल भी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सेकंड है, मैंने पहले ही बताया। वेस्ट बंगाल फर्स्ट पे हैं एरिया और प्रोडक्शन में सब्जी के उत्पादन की बात करिए। आप यहाँ पर भी देख सकते हो सोर्स कहाँ से लिया गया है, ठीक है। इंडियन हॉर्टिकल्चर डाटाबेस 1819 से लिया गया है। ये सब्जियां का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। देश के हजारों किसान, बिजनेसमैन, मार्केटिंग और उद्योग बीज, उर्वरक, कीटनाशक, नाशक यंत्रों को उपकरण करने वाले सब्जियों पर निर्भर हैं। भारत की भौगोलिक दशा को अलग अलग होने के कारण यहाँ का भारत की जो भौगोलिक कंडीशन है, जियोग्राफिकल जो कंडीशन है वो अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर सभी सब्जियाँ आराम से हो जाती हैं। आलू, भिंडी, केली, मिर्च आदि का निर्यात होता है। सब चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हो। भारत में इतने % वेजिटेबल्स हैं, अभी बताया आपको। क्या क्या समस्याएं हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में सब्जी उत्पादन की समस्या पर प्रकाश डालिए, आपसे पूछा जा सकता है। देखो भारत में क्या क्या समस्याएं हैं स्टूडेंट। भारत में सब्जी में लिप्त उद्योग तेज़ी से विकास हो रहा है, फिर भी बहुत सी समस्याएं हैं। देखो सब्जियों का इम्पोर्टेंस की मैं बात करूँ तो बहुत सारे क्या हैं, इनकम जनरेट आप कर सकते हो। यहाँ पर एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि रोज़गार आप पैदा कर सकते हो, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हो, छोटा सा उद्योग बना सकते हो। किसी के पास अगर लैंड नहीं है, भूमि नहीं है, तो वो रूफ गार्डनिंग कर सकता है, छत पे खेती कर सकता है। ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं आपको। किचन गार्डन बना सकता है, घर के पीछे किचन गार्डन बना सकता है। घर के बैकवर्ड एरिया में, पीछे का एरिया जो खाली पड़ा होता है, उसमें आप किचन गार्डन बनाकर सब्जियों की खेती कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा है, आप सब्जियों को आप अपने गार्डन्स को यानी कि अपने जो घर है यानी कि हाउस है, जो आपका होम है, उसको सजा सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस हेडिंग थी मैंने और आपको एक्स्ट्रा बता दी है। तो भारत में सब्जियों की समस्या क्या है? देखो समस्या बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके प्रोस्पेक्ट क्या है और उसके प्रोडक्शन क्या है भारत में। नंबर 1 समस्या क्या है? सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती है। वेजिटेबल इधर हाईली प्रीसिबल है। प्रीसिबल का मतलब ये होता है कि कोई भी सब्जी ज़्यादा दिन समय तक नहीं रुकती है, जल्दी ख़राब होने लगती है। अगर मैं टमाटर की बात करूँ तो टमाटर 24 घंटे 48 घंटे के बाद ख़राब होने लगता है, अगर आप उसको ओपन एरिया में रखते हो। ओपन एरिया की बात करें तो मगर खुले में रखते हो। अगर आप उसको स्टोरेज में रखते हो तो वो काफ़ी दिन तक चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो होते हैं रेस्पिरेशन दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रेस्पिरेशन रेट कम हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो लंबे समय तक चल सके।
तो सब्जियाँ जल्दी ख़राब होने वाली होती हैं, एक पॉइंट तो ये है स्टूडेंट, आप इसे लिख सकते हो। ताज़ी सब्जियाँ जीओ जैसी होती है, यानी कि जो फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं वो जंतुओं की तरह की होती है, एनिमल्स की तरह की होती हैं, क्योंकि जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इनमें तुड़ाई के बाद की क्रिया चलती हैं, वे श्वसन करती हैं। इनमें से पानी की कमी के कारण क्या हो जाते हैं, कमी से उत्सर्जन सी होती हैं। इनमें से रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं। सब्जियां तापमान, अधिक आर्द्रता के कारण भी खराब हो जाती है। पत्तेदार सब्जियों में ट्यूबर और जड़ वाली जो सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। हमारे देश में हर वर्ष हज़ारों टन जो सब्जियां होती है वो बिना उचित रख रखाव की, यानी कि उसको सही तरीके से आपने उसको मेंटेन नहीं किया, जिस वजह से वो हज़ारों टन जो वेजिटेबल्स होती है वो ख़राब हो जाती है। सब्जियों के पोषक मूल्यों को अनदेखा करना, इग्नोरेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ऑफ वेजिटेबल। बहुत सारे लोग हैं जो वेजिटेबल्स में जो प्रोटीन्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। कहने लगे यार हाँ वेजिटेबल्स में भी कहीं न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जिसको नहीं पता है, जिसने नहीं पढ़ा है उसको तो नहीं पता होगा, जब आप बताओगे तब वो समझ पाएगा। तो इग्नोरेंस कहते हैं, लोग उसको अनदेखा करते हैं। बहुत से लोग सब्जियों को में पोषक तत्व के बारे में ज्ञान नहीं होता है, मैंने अभी बताया, जिससे वे सब्जियों को अनदेखा कर देते हैं। देश के ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं और कम पढ़े लिखे होते हैं। उन्हें सब्जियों में पाए जाने वाले विटामिन, खनिजों के बारे में पता नहीं होता है और सब्जियों का उपयोग ही नहीं करते हैं, और ना ही इसका उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो इग्नोरेंस यानी कि ध्यान नहीं देते हैं लोग सब्जियों पर। ठीक है, उसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू पर ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद बात करूँ अशिक्षा तथा वैज्ञानिक खेती के ज्ञान, तकनीकी ज्ञान में कमी, यानी कि लिटरेसी है लोग। लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज ऑफ साइंटिफिक कल्टीवेशन, लोगों को साइंटिफिक तरीके से खेती करना नहीं आता है, लोगों के अंदर ज्ञान की कमी है, लैक ऑफ नॉलेज है। ठीक है, टेक्निकल चीज़ों का ज्ञान नहीं है, जिस वजह से वे क्या नहीं करते हैं, वेजिटेबल का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। सब्जियों को वैज्ञानिक खेती की कोई किताब किसानों के पास उपलब्ध नहीं होती हैं जिसे पर्याप्त माना जा सके, क्योंकि बिना किसी लिटरेचर के किसी क्षेत्र विशेष के किस्म को चुनाव करना रोग, मतलब कहने का मतलब है लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिस वजह से वो अच्छी तरह से क्या नहीं कर पाते हैं, फसलों का चुनाव नहीं कर पाते हैं। कौन सी वैरायटी लगानी है उसके बारे में उनको नहीं पता होता है, कौन सी अधिक उपज वाली वैरायटी है, कौन सी कम उपज वाली वैरायटी है, उसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं होती। लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, यानी कि सुविधा, वाहन की सुविधा भी नहीं है। आप अपने सब्जियों को कैसे लेके जाओगे, मार्केट में कैसे बेचोगे, उसकी सुविधा भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो उससे क्या होता है कि कम खर्च पर ख़राब होने वाली सब्जियों के समय पर तथा तेज़ी से पहुंच बहुत ज़रूरी होती है। परंतु क्या होता है कि बहुत से क्षेत्रों में अभी भी क्या नहीं हुआ है, परिवहन की व्यवस्था नहीं है। नंबर 5 की बात करें तो पर्याप्त संग्रहण की व्यवस्था नहीं है। लैक ऑफ इनफ स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। अभी मैं बता रहा था टमाटर हाईली पेरिशेबल वेजिटेबल्स होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि वाटर सबसे ज़्यादा टमाटर के अंदर होता है, 80 से 90% वाटर होता है लगभग। तो वो क्या होता है कि वो हाईली पेरिशेबल हैं, ख़राब हो जाते हैं अगर आप उसको स्टोरेज नहीं दोगे तो। समय पर उचित मात्रा में क्वालिटी वाला बीज ना मिलना, यानी कि जब आपको सीड की ज़रूरत होती है, अच्छी क्वालिटी का सीड होता है, वो आपको मिलता नहीं है, समय पर नहीं मिलता है, जिस वजह से क्या होता है कि आपकी जो समय जो है, आपका जो टाइम है, जो आपका समय जो है वो ख़राब हो जाता है, यानी कि आप उस समय पर उस वेजिटेबल्स को नहीं ग्रो कर सकते। नंबर 7 है माल प्रैक्टिस इन मार्केटिंग, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, विपणन में दुराचार का मतलब होता है कि आप सही तरीके से व्यवहार नहीं करते किसानों के साथ, आप सही तरीके से उनके माल को नहीं देखते हैं। ठीक है, आप उसमें भी मान लीजिए क्या करते हो स्टूडेंट, उसमें ये होता है कि किसान जो होता है बेचारा उसको समझ में नहीं आता है, उसकी वेजिटेबल्स को यानी कि सब्जियों को क्या करते हैं, कम माल पर ख़रीदते हैं। ठीक है, और उसमें भी यानी कि जो सही रेट है वो उनको किसान को नहीं मिल पाता है। कीट, बीमारी तथा खरपतवारों की समस्या है। ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था में कमी है। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी है,
किसान के पास ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती हैं, वो सरफेस इरिगेशन से पानी देता है, जिससे क्या होता है कि जो ज़्यादा वाटर लगता है, और दूसरा है कि आपकी वेजिटेबल्स जो होती हैं वो ख़राब भी हो सकती हैं हाईली वाटर लॉगिंग कंडीशन में जाकर, पानी जल भराव कंडीशन में जाकर आपकी वेजिटेबल्स भी ख़राब हो सकती हैं। तो इसलिए वहाँ पर क्या है, इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आप कह सकते हो कि उनके पास क्या है, लैक ऑफ रिसर्च, टेक्निकल गाइडेंस एंड सफिशेंट कैपिटल नहीं है, उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है जो वे लगा सकें, उनके पास रिसर्च नहीं है, रिसर्च की कमी है, उनके पास टेक्निकल गाइडेंस की कमी है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में वो आपसे पूछा जा सकता है सब। तो ये आपका क्वेश्चन था 30 मिनट में लगभग मैंने कंप्लीट कर दिया है, 25 से 30 मिनट्स। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको 10 नंबर ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, ये हिंदी में लेक्चर है, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखिए। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रही हो, किसी में भी आपको लेक्चर चाहिए, वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसी पे वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एवरीवन।